अरे कोई बात नहीं। यस, चलो देखो आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। लास्ट क्लास में कैश बुक पढ़ ली, जर्नल एंट्री पढ़ ली और जो थ्योरी की दो चैप्टर्स थे वो भी कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। एक शॉर्ट रिवीजन है इसका पूरा, जो आसानी से समझ में आ जाएगा। जो जो मैं मेन चीज़ बताऊँ आपको वो मेन ध्यान रखना है बस, ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं थोड़ा मैनेज करना, क्योंकि फॉर्मेट को इंग्लिश में ही लिखा जाएगा, इस बात का ख्याल रहे आप सबको, ठीक है। तो उनके वर्ड्स एक बार आप सब देख लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश वाले से ही पढ़ाऊंगा मैं और उससे ही समझ में आएगा, ये हिंदी में नहीं समझ में आएगा ये चैप्टर। तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट मतलब होता है कि जो बैंक का रिकंसिलेशन का मतलब होता है सॉल्यूशन, ठीक है। रिकंसिलेशन का मतलब होता है सॉल्यूशन यानी समाधान। तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना होता है। सर उसमें क्या होता है कि कंपेयर करना होता है आपको पासबुक और कैश बुक को। मतलब आप क्या करोगे, पासबुक और कैश बुक को कंपेयर करोगे, तो दोनों में जो डिफरेंस का रीज़न होगा वो कहाँ लिखा जाएगा, स्टेटमेंट में लिखा जाएगा। तो जो रीजंस है उनके लिए मुझे एक स्टेटमेंट तैयार करना होता है। तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, ठीक है। तो एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है, जैसे आपके पास एक पासबुक है। सर पासबुक मतलब कई अच्छे ऐसे बच्चे हैं जिनको नई नॉलेज होती, पासबुक मतलब वो संजीव पासबुक समझते हैं, ठीक है। तो संजीव पासबुक नहीं है, वो जो आपको बैंक की डायरी होती है ना उसको पासबुक कहते हैं। बैंक की डायरी मतलब जो एंट्री करवाने जाते हो, जब अपना अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको एक डायरी प्रोवाइड की जाती है, तो उसको पासबुक कहा जाता है। तो आप जब लास्ट अपनी एंट्री करवा के जाते हो तो उसका जब बैलेंस चेक करते हो आप, और आप जो अपनी कैश बुक बना रहे थे जिसमें बैंक का कॉलम था, आप जो अपनी कैश बुक बना रहे थे जिसमें किसका कॉलम था, बैंक का कॉलम था, तो दोनों का बैलेंस एक दूसरे के बराबर आना चाहिए। दोनों का बैलेंस एक दूसरे के बराबर आना चाहिए। लेकिन अगर दोनों का बैलेंस अगर एक दूसरे के बराबर नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं तो ऐसी गलती है जो हमने की है, या फिर कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जो हमने रिकॉर्ड नहीं किए। अब आओ देखो समझते हैं कौन कौन से हैं। तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन यहाँ पर उस मंथ का लिख दिया जाएगा, 31 मार्च या फिर 31 जनवरी, ठीक है। तो यहाँ पर 13 नवंबर, जो भी आपके जिस मंथ का बनाना है। फिर एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर अमाउंट का, उसमें आपको सबसे पहले लिखना होता है बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या लिखना होता है भाई, बैलेंस एज पर कैश बुक। और कौन सा बैलेंस है, डेबिट। ध्यान रहे अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पूरा कंप्लीट कौन सा वाला बैलेंस पढ़ रहे हैं, डेबिट बैलेंस पढ़ रहे हैं। अब बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हुआ आ गया तो वो विदाउट इन्फॉर्मेशन हमेशा कौन सा बैलेंस कहलाएगा, डेबिट। और बैलेंस एज पर पासबुक लिखा हुआ है तो उसके लिए क्लियर क्या लिखा हुआ आना चाहिए, डीआर बैलेंस या फिर ओवरड्राफ्ट। तो ये दोनों सिचुएशन आपके लिए क्या कहलाएगी, डेबिट बैलेंस की कहलाएगी। तो बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस, तो कुछ आइटम्स ऐड होंगे और कुछ आइटम्स क्या होंगे, लेस होंगे। अब देखना यहाँ पर एक सिंपल सी ट्रिक है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब आपने क्या किया, जैसे जब हम बिजनेसमैन हैं तो हमने चेक इशू किए। चेक इशू का मतलब होता है कि जो पार्टी हमसे पैसे मांगती थी, जो पार्टी सेंट्री पार्टीज हमसे पैसे मांगती थी, लाइक टू बी क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर हमसे पैसे मांगते थे तो हमने उनको चेक दे दिए। तो ऑफकोर्स हमने हमारे कैश बुक में बाई साइड में एंट्री कर दी होगी, आई बात समझ में, बाई क्रेडिटर्स करके बैंक में डाटा। हमने क्या सोचा कि उन्होंने उस चेक को किस में डिपॉजिट करा दिया होगा, बैंक में, तो हमारे बैंक से पैसे कट गए होंगे। लेकिन जब मैंने एंट्री कराई महीने के एंड में, तो एंट्री कराई तो जब मुझे पता चला कि यहाँ पर उन्होंने अभी तक वो चेक बैंक में डाला ही नहीं, लेकिन मैंने तो यहाँ ये समझ के मैंने तो मेरे बैंक से क्या कर लिए, मेरे में तो कैश बुक के कॉलम में मैंने तो पैसे काट दिए कि मेरे बैंक से क्या कट गए होंगे, पैसे कट गए होंगे। बात आ गई समझ में। तो मैंने फालतू माइनस कर दिया और देखा तो बैंक में अभी भी बैलेंस उतना का उतना ही है, तो सही करने के लिए वापस क्या कर दूँ, प्लस, तो ऐड कर देंगे यहाँ पर। सर उन्होंने चेक को बैंक में क्यों नहीं डाला, क्योंकि चेक की वैलिडिटी 3 महीने की होती है। चेक की वैलिडिटी कितने महीने की होती है, 3 महीने की होती है, इस वजह से नहीं डाला। अरे समझ आ गई बात आपको। देखो आगे, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर इनटू अकाउंट। अगर आपके डायरेक्ट अकाउंट में पैसे कस्टमर क्या करवा देता है बेटा, डिपॉजिट करवा देता है, तो उसका मतलब हमको बताया ही नहीं, उसने सीधा सीधा ही क्या जमा करा दिया, हमारे अकाउंट में जमा करा दिया, तो उसकी एंट्री मैंने करी नहीं, तो मेरा बैंक का बैलेंस क्या हो गया,
बढ़ गया, तो फिर यहाँ से भी बढ़ा दो। आपने कैश बुक से भी क्या कर दो, एंट्री कर दो कि हाँ भाई टू कस्टमर, पैसे आ गए, तो ये ऐड हो जाएगा। बैंक का इंटरेस्ट, मतलब बैंक में आपके खाते में क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। बैंक में जो पैसे जमा थे ना आपके, उसका आपको क्या जमा हो गया, इंटरेस्ट जमा हो गया। अब वो बैंक वाला थोड़ी बोलेगा हाँ भाई साहब आपके इस महीने का 100 रुपये का ब्याज हुआ, वो तो आपको खुद को क्या करना पड़ेगा, जाके चेक करना पड़ेगा। तो हमने चेक नहीं किया तो देखा तो बैलेंस है। ये दोनों इनकम है ना मेरी, ठीक है। तो अब यहाँ सुनना, और अदर डायरेक्ट इनकम क्रेडिटर इनटू अकाउंट, और कोई इनकम अगर आपके पास डायरेक्ट आ जाती है तो उनको क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है। तो ये बताओ इस तीनों एक्टिविटी में मेरा कोई काम था क्या, मेरा तो कोई रोल नहीं था, ये अपने आप ही हो गए। तो अपना आप हुए काम की इनकम को क्या कर देते हैं, ऐड। तो इसका मतलब है कि सर ये चीजें हैं जो अपने आप हो गई। एक्सपेंसेस मतलब अपना आप ही मेरे बैंक से पैसे क्या हो गए, कट गए। जैसे बैंक का इंटरेस्ट उन्होंने जैसे जमा किया तो वैसे काट लिया। बैंक के चार्जेस, अदर डायरेक्टली एक्सपेंसेस डेबिटेड फ्रॉम अकाउंट लाइक स्टैंडिंग चार्जेस, स्थायी खर्चे। स्टैंडिंग चार्जेस मतलब कि हमने बैंक को एक पहले से ऑर्डर दे रखा था कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, हमारा रेंट, हमारे बच्चों की फीसें, हमारा और वाटर बिल, इंश्योरेंस पॉलिसीज जो भी है, ये सारे के सारे आपको ही भरने हैं। तो बैंक उसके बदले हमसे कोई चार्ज ले लेगा। आई बात समझ में आपको? तो ये सारी जिम्मेदारी हमने किसको दे दी, बैंक को दे दी कि ये सारे काम तेको ही करने हैं, सारे काम तेको करना है। तो यहाँ पर मेरे को पता नहीं था तो बैंक ने तो वो काम कर दिया, लेकिन मैंने यहाँ से पैसे काटे ही नहीं, तो वो अब काट देंगे। तो ध्यान रखना, एक है नई चीज़, ये सिर्फ 2 काम करते हैं, एक चेक इशू और एक चेक सेंड। बाकी सारे काम कौन करता है, बैंक करता है। अगर बाकी बैंक करता है तो इनकम आती तो प्लस और एक्सपेंस होते हैं तो माइनस। चेक सेंड फॉर कलेक्शन, इशू नहीं किया इस बार, चेक भेजे, मतलब मेरे पास पहले आए हैं, मेरे पास पहले चेक आए, मतलब मैंने किसी पार्टी से चेक लिए, मैंने किसी को क्रेडिट सेल की थी तो डेटर से मैंने चेक क्या किए, लिए, और मैंने वो चेक किसको दे दिए, बैंक को दे दिए। आपको पता है वो डब्बे में डालते हैं चेक, सुना कभी जिंदगी में? कौन कौन गया है? गई, शाबाश, गया। तो चेक को कहाँ डाल दिया जाता है, उस डब्बे में अपनी स्लिप के साथ डाल करके, ठीक है, तो डायरेक्ट अकाउंट पे हो जाता है वो। तो वो हमने काम किया, तो चेक सेंड फॉर कलेक्शन। तो हमने क्या सोचा कि भाई हमारा बैंक में पैसे आ गए होंगे, तो मैंने तो यहाँ प्लस कर दिए, और आगे जाके क्या देखा, इनटू द बैंक और बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने अभी तक वो चेक के पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए, तो फिर यहाँ से वापस क्या कर दो आप लोग, माइनस कर दो। आई बात समझ में? 2 काम। सबसे पहले फॉर्मेट बताओ क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहला बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस, फिर कुछ आइटम्स ऐड और कुछ आइटम्स लेस, लेकिन 2 आइटम्स में आपका रोल होता है। पहला चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ऐड करना है। दूसरा चेक सेंट फॉर कलेक्शन फॉर बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। क्लियर देखिए आपको चीज़। और बाकी अब बैंक जो सारे काम करता है, इनकम होती तो प्लस कर दो और एक्सपेंस होते हैं तो माइनस कर दो। मतलब बैंक में पैसे आते तो ऐड कर दो और पैसे चक्कर चले जाते हैं तो माइनस कर दो। अरे समझ आ गई है आपको बात? चलो अब एक क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर निकालो फर्स्ट। देखो इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, लिख लो उसको। नहीं वो तो अब हुए हैं। एब्सेंट नहीं कह सकते आप, बहुत लेट हो, हर बार लेट आ जाए, लेकिन फिर भी आपके लिखा हुआ देखो। कौन?
देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना सभी। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट March 31, 2017। फर्स्ट पॉइंट है, आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है एज ऑन 31 March बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस दे रखा है 3200, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि कैश बुक अगर लिखा हुआ है और उसके आगे DRCR नहीं है तो विदाउट इंफॉर्मेशन वो डेबिट बैलेंस है। विदाउट इंफॉर्मेशन वो क्या है, ठीक है। आगे देखो, चेक इशूड, आपको क्या सिखा रखा है, इशूड ऐड करना है। तो इसमें आपको कुछ भी दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, सीधा सीधा एडलेस करना है बस। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। थोड़ा करने का तरीका मैं पहले बता देता हूं कि आपको पहले ही क्वेश्चन पढ़ के एडलेस के साइन लगा देने हैं। ये कौन सा आइटम ऐड होगा और कौन सा आइटम लेस होगा, और बाकी इसकी जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो एज इट इज नोट डाउन कर देना है यहाँ पर। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने रुपए हैं, 1800। चलो देखो आगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड अप टू 31 March 2017 ₹2000। तो चेक डिपॉजिट तो कर दिए बट वो कलेक्ट नहीं हुए, तो ये चेक डिपॉजिट मतलब चेक सेंट हो गया आपके लिए, तो ये माइनस होगा। अब ये दो काम के बाद अगर आपके कोई डिडक्ट होते हैं पैसे तो वो सारे लेस होंगे और ऐड होते हैं तो सारे प्लस होंगे। तो अगला है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक। तो बैंक चार्जेस क्या होते हैं बेटा, लेस होते हैं। देखो फॉर्मेट में देख लो आप, बैंक चार्जेस लेस होते हैं। ये हो गया 5000। चेक सेंट चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 2000। अगला बैंक चार्जेस है 150 रुपीज। बस हो गया ये डाटा। 2850, इसका पूरा उल्टा जाएगा। बैलेंस एस पर कैश की जगह क्या लिखोगे, पासबुक। डेबिट की जगह क्रेडिट बैलेंस। बस ये इतना सा याद रखना है। चलो इसको लिखो और एक दो क्वेश्चन करते हैं। यार तू अभी तक लिख रहा है यार, तो बहुत पीछे है साले। ये पीछे नहीं, इसने चालू किया है। हाँ। तू तेरी कॉपी दे देते, इसमें लेट हो जाएगा बहुत। ये नीचे की 2 लाइनें। अरे 2 लाइनें तो ऊपर क्या 100 लाइनें थी क्या, जो 2 ही बची है। साला 4 तो लाइनें हैं जिसमें तो 2 लाइनें और बाकी है यार। तो फिर बता, मेरा डायलॉग, मेरा तो सीन खराब है फिर मेरा। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कोई डेट्स नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखना सभी, सॉरी 3। द कैश बुक शोज ए बैंक बैलेंस ऑफ ₹7,800। तो कैश बुक का बैलेंस है 7,800 रुपये, तो डेबिट करना है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक
7,800। ये सर ये फिर से लिखना पड़ेगा, ऊपर से नीचे तक। हाँ आगे देखो, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। मैंने क्या बोला, चेक डिपॉजिटेड तो माइनस, क्या करना है भाई, माइनस। चेक इशूड, सर सीधा सीधा लिख दो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्लस करेंगे तो प्लस प्लस वाला आइटम पहले लिख देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक माइनस एक्सपेंस है तो बस बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड, तो ये इनकम है बाय द बैंक। बैंक चार्जेस माइनस डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर, $4,000। कितना आ रहा है भाई, 13,700। इंश्योरेंस प्रीमियम है 2,000। बैंक चार्जेस है 100 रुपीज़। ठीक है, देखो बस इसी तरीके से ट्रीट करना है। एक बार के लिए एक लाइन सुन लो बस आप, अगर डेबिट बैलेंस की जगह हमारे पास क्रेडिट बैलेंस की सिचुएशन आ जाती है तो सिंपल सी बात है, जो आइटम्स आप ऐड कर रहे थे वो क्या हो जाएंगे, लेस, और जो आइटम लेस कर रहे थे वो क्या हो जाएंगे, ऐड। बस ये आपको याद रखना है, जब क्रेडिट बैलेंस वाले क्वेश्चंस हो तो ऐड वाले लेस हो जाएंगे और लेस वाले ऐड हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये आपके BRS का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। ले बेसिक हो जाए, इसके बिहाव पर भी क्वेश्चन करोगे तो आपको आराम से एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा है ना, आप लोग फोटो गली